प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और आज बात करेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 का आम बजट संसद में पेश किया है। इस बार का बजट भी हर बार की बजट की तरह काफी लोक लुभावना था। जहां इस बार के बजट में आयकर में छूट की सीमा 50,000 रुपए बढ़ा दी गई, वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई। जेटली ने रोजगार से लेकर किसानों के हित के लिए कई घोषणाएं भी की। रक्षा क्षेत्र में 49% एफडीआई समेत गंगा में जहाज चलाने और 100 नए शहर बनाने की बात भी की। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके बजट में हर किसी को खुश करने की कोशिश जरूर की गई है। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश किया, जिसमें कई लोक लुभावनी योजनाओं की घोषणा जरूर की गई है। इस बजट में बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों की झलक साफ दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में मोदी सरकार का आज पहला बजट पेश किया। आम बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावनी योजनाओं की घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने आयकर में राहत दी तो देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया। बजट भाषण में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों की झलक भी दिखी। जेटली ने कहा कि बीते 2 साल में 5% से कम ग्रोथ रेट की वजह से चुनौतियां बढ़ गई है। मानसून भी साथ नहीं दे रहा है। हालांकि मुद्रा स्थिति धीरे धीरे कम हो रही है। Bulk of our farmlands are rain-fed and dependent on monsoons. Therefore, there is a need to provide assured irrigation to mitigate risk. आइए आपको बताते हैं इस बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ। दवाइयाँ, खाद्य तेल, डिब्बा बंद खाना, जूता, तेल, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, 19 इंच से कम टीवी एलसीडी, कंप्यूटर, लैपटॉप के उपकरण, सौर ऊर्जा उपकरण, मोबाइल फोन, विदेशों से सामान लाना और कीमती पत्थर सस्ते। I propose to withdraw the concessional excise duty, 2% without SENVET benefit and 6% with SENVET benefit on smart cards, which with a levy of uniform excise duty at 12%. Consequently, import will attract a higher CVD and will help domestic. महंगी, एसी बस में सफर, बोतल बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, रेडीमेड कपड़े, कॉस्मेटिक सामान और कोयला, ये चीजें हुई महंगी। Although accordingly I propose to increase the specific excise duties on cigarettes in a range of 11% to 72%. Similarly, increases are proposed
on cigars, cheroots and cigarillos. Similar, likewise, excise duty is being increased from 12% to 16% on pan masala and 50% to 55% on unmanufactured tobacco, and from 60% to 70% on gutka and chewing tobacco. कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट में वित्त मंत्री ने सभी को खुश करने की कोशिश की, शायद विधानसभा चुनाव को देखते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो बजट से मुतल्लिक तमाम खबरें आपने देखी यहां पर, और इस अहम विषय पर बजट 2014-2015 इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं आपसे। हमारे साथ अभिराम सिंह जी इस वक्त मौजूद है, जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अब पूरे जीवन में केवल और केवल जनता के हित के लिए ही काम करना बेहतर समझा है, और आज जनता के नुमाइंदे बन के अभिराम सिंह जी हमारे स्टूडियो में आए। अभिराम सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ बाबा कुलकर्णी जी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये इस चर्चा में शामिल है। कुलकर्णी साहब, आपका भी स्वागत है इस शो में, और कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे जरूर सुधांशु द्विवेदी साहब, जो कि कांग्रेस के नेता है, वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। लेकिन क्योंकि ये बजट हमारे देशवासियों का बजट है, हर एक इंसान का ये बजट है, तो सबसे पहले चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा आम इंसान के नुमाइंदे की। हम बात कर रहे हैं अभिराम सिंह जी की। अभिराम सिंह जी, इस बजट का आम इंसान के ऊपर क्या मायने रखता है? ये बजट एवरेज बजट है, बिलो एवरेज है, या अबाव एवरेज है? मैं सर्वप्रथम अरुण वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का, जी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जी एक हार्दिक अभिनंदन करते हुए, जनता की तरफ से जी जो घोषणाएं बजट हुई है, जी वास्तव में एक होमवर्क करके प्रशंसनीय है। जी लेकिन ये घोषणाएं हैं, जी अब तक जो घोषणाएं होती रही, जी डिक्लेरेशन होते रहे, उसमें राजनीति आती रही। जी जब प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति पहुंच जाए, चाहे वो कांग्रेस का नेता रहा हो, चाहे बीजेपी का नेता या अन्य पार्टी का, जब प्रधानमंत्री हो गया तो जनता का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री, उसी प्रकार सारे मंत्रीगण, उस प्रकार से प्रारंभ माननीय नरेंद्र मोदी जी से हुआ है। लेकिन जो बार बार चुनाव में उनके भाषणों में, मैं विशेष करके जहां भी वो पब्लिक मीटिंग उनकी होती थी, पूरा भाषण नरेंद्र मोदी जी का मैं सुनता था। अरुण जेटली एक ऐसे एडवोकेट ज्ञाता है, सबक अभ्यास है, होमवर्क है, उनके भी बातों को स्पष्ट, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उनके जो यानी प्रोनाउंसिएशन हो, सब स्पष्ट रूप से कहते। इन पर मैंने निगाहें हमेशा रखी है, और ये जो आज भी घोषणाएं हुई हैं, और माननीय अरुण जेटली जी ने जितनी बातें दम लगाकर, अब ये अग्नि परीक्षा है देश के प्रधानमंत्री का और देश के वित्त मंत्री का। विथ डिफरेंट प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री कैसे साबित होंगे, जनता ने स्वागत किया, आपके मीडिया पर हमने देखा। लेकिन साथ साथ में ये भी जनता ने कहा कि अच्छा है, जो कम है ज़्यादा है, एक साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इनका गुड गवर्नेंस सबने सुना है। मैं अभी गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति, फॉर्मर राष्ट्रपति, उनकी मैं बुक लेके चेन्नई गया था, रामेश्वरम, गुड गवर्नेंस, ये उनकी पूरी बुक में लेके आया। थोड़ा सा मैंने अभ्यास किया, क्योंकि मोदी जी उनसे प्रभावित होकर गुड गवर्नेंस, तो ये गुड गवर्नेंस और ये घोषणाएं जनता के बीच में कहाँ तक पहुँचती है, और यानी महिलाओं के विषय में, सुरक्षा के मामले में जो निधि घोषणा किया गया सफिशिएंट नहीं है। अब यानी जो जितना भी बातें हैं, लेकिन समस्या का जानने पर आम इंसान इस बजट से खुश है या नहीं? आप खुश है या नहीं? बिल्कुल, शुरुआत अच्छा लगा है, लेकिन शुरुआत अच्छा
3 शुरुआत अच्छी महीने है। बाद खुशी का इजहार फिर से आपके यहाँ ही करेंगे। खुश तो हुआ खुशी है। का। चलिए यहाँ पर बाबा कुलकर्णी जी, सबसे पहला सवाल ये आपसे है कि वित्त मंत्री ने अपने पूरे भाषण के दरमियान मेन हमारे जो मसले हैं इन्फ्लेशन और महंगाई, इसको लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि महंगाई को रोकने के लिए 500 करोड़ का एक अलग से फंड प्रावधान रखा है। 125 करोड़ की इस आबादी वाले देश में 500 करोड़ का जो एक फंड रखा गया है महंगाई को रोकने के लिए, ये क्या साबित करता है? नहीं, अब वित्त मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट किया है वो महंगाई रोकने के लिए जो प्रावधान हम निर्माण करेंगे उसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए रखे हैं। जी जैसे कि जब महंगाई का बिगुल बजने शुरू हो गया, महंगाई जब ये हो गई तो हमने तुरंत हमारे केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग हो गई। केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग में हमने शुरू की जमाखोरों के खिलाफ और जो दलाल है बीच वाले बिचौलिए है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमने ऐलान कर दिया। जब बरसात में आने की देरी हो गई तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिल्कुल चिंता जताई और किसानों के लिए निर्देश कैसे जारी करेंगे कि कम पानी में कौन से धान के अनाज का पैदा करें। ये जो है जो केंद्र सरकार की जो सतर्कता है, ये सतर्कता को आपको सबको सैल्यूट करना ही पड़ेगा कि मोदी जी ने आने के बाद में एक दिशा में कदम उठाया है और बिचौलिए हो या जमाखोरे हो उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी की गई और उसके सब राज्यों को निर्देश दिए गए कि जो जमाखोर है, जो बिचौलिया है, उनसे सावध रहे, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये जो सब मामला है इसके लिए हमने 500 करोड़ की है, 500 करोड़ बांटने के लिए नहीं दिए, 500 करोड़ के ऊपर से कार्रवाई हो जाएगी और जो महंगाई के बारे में जो भी वजह निर्माण होती है वो वजह को खत्म करने के लिए 500 करोड़ का तरतूद किया गया है जी। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा करने की आज की जरूरत है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ अभी कुछ क्षण पहले सुधांशु द्विवेदी भी जुड़ गए। उनके पास जाने से पहले एक सवाल जरूर मैं यहाँ पे कुलकर्णी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये बजट रेलवे बजट के तर्ज पे ही किया गया? क्या ये बजट आने वाले विधानसभा चुनाव को देख के तय किया गया है? क्या ये बजट इसके पीछे क्या एक सोच थी? क्योंकि बजट में कहीं ना कहीं आज हमारे देश का फिजिकल डेफिसिट जो है, टैक्स कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जिसका खास तौर पर जिक्र किया गया है वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा जो टैक्स कंसोलिडेशन है ये 4.1% पे है, जो हम 2 साल में शायद हम उसे 3.1 तक का लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिजिकल डिफिसिट यानी आपके पास में उतना धन, उतनी राशि तिजोरी में नहीं है जो हैंड ओवर कांग्रेस सरकार ने आपको दिया है। तो अब ये एफडीआई की जो पॉलिसीज आपने इन्वॉल्व की है, यहां पर एफडीआई आपने रेलवे में लाया है, एफडीआई आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस में 49% का उनको एक हिस्सा दे रहे हैं, आपकी सरकार ये कह रही है कि 49% हम रक्षा में भी एफडीआई को लाने की कोशिश करेंगे। यहां पर रक्षा को लेके मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या रक्षा में 49% की अगर बीजेपी सरकार लाती है इस बजट के द्वारा तो उसकी ब्लूप्रिंट क्या होगी, उसका मार्गदर्शन क्या होगा, किस टर्म्स, नॉर्म्स, कंडीशंस के ऊपर 49% का एफडीआई इंक्लूड किया जाएगा वहां पर? देखिए, एक तो बात जाहिर है कि मराठी में कहावत है जी, सब नाटक कर सकते लेकिन पैसे का नाटक नहीं हो सकता जी। पैसा कहां से, पैसा जमीन से उगता नहीं जी। ना पैसा आसमान से आता है ना पैसा पानी से आता जी। है। पैसा कहां से जमा करके तो खर्चा करना पड़ेगा जी। अच्छा, जब अटल जी की सरकार थी जी। तब हमारा विकास दर था 8.7%। जी। यूपीए 1 में था, उन्होंने थोड़ा कायम रखने की कोशिश की थी। यूपीए 2 में हमारा विकास दर हो गया 4.4%। आज की तारीख में 4.3% विकास दर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कांग्रेस की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, कांग्रेस का कंट्रोल नहीं था, सरकार ने सब अस्त-व्यस्त कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था अर्थव्यवस्था, और इसके लिए दिन हमको भोगने पड़े कि एफडीआई को हमको यहाँ निवेश करने के लिए बुलाना पड़ा। चलिए, यहाँ पर सुधांशु द्विवेदी जी के पास मैं चलता हूँ सीधे। सुधांशु जी, साफ तौर पे बीजेपी का ये कहना है कि ये कांग्रेस सरकार की वजह से आज उन्हें जो हैंडओवर दिया है, जिसके चलते देश को चलाने के लिए एफडीआई लाना बेहद जरूरी है, इसके लिए बीजेपी ने एफडीआई का इंक्लूड किया है। लेकिन ये वही बीजेपी है जिन्होंने विरोध किया था एफडीआई का जब कांग्रेस सरकार कह रही थी। एक मिनट आगरे साहब जी, एफडीआई का विरोध हमने रिटेल मार्केट के लिए किया था।
हाँ, एफडीआई का उसके मुद्दे हैं, उसके मुद्दे। नहीं, रिटेल मार्केट के लिए भी एफडीआई का कहता है कि विरोध विरोध हमने जरूर रिटेल किया। मार्केट के कि यहाँ का जो व्यापारी है जी। वो व्यापारी धंधा कर सके, व्यापारी के धंधे के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने रिटेल मार्केट उसका विरोध किया। चलिए सुधांशु जी, क्या जवाब रहेगा? किस कदर और किस हाल में आपने हैंडओवर किया है बीजेपी सरकार? नहीं, ये तो पूरी जनता ने देखा है। जो जनता का फैसला मई के महीने में आया था, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, देश का बजट है, ये कांग्रेस और बीजेपी का बजट नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। पिछले यूपीए 1 में क्या हुआ, यूपीए 2 में क्या हुआ, आज जो हमारा जो देश का बुनियादी ढांचा है वो इतना कमज़ोर नहीं है। बाकी यूरोप की हालत देखिए और नेबर कंट्रीज़ की हालत देखिए। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, उसका जनता ने सबको और हम सबको परिणाम दे दिया। अब मैं बेसिक बुनियादी बातें की बात करता हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पक्ष और विपक्ष सब लोग मिलकर के मजबूती की तरफ कैसे ले जाए। हम लगभग 85 से 90% तेल इंपोर्ट करते हैं और वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। ये मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। आम जनता को हम कैसे बेसिक बुनियादी चीज़ें दें, रोटी कपड़ा और मकान की बात करें, वो अच्छा रहेगा। और मैं अपने मित्रों से, मैं दिल्ली से मुंबई आया हुआ था, मैं उनसे अपील यही करूंगा कि कम से कम बजट के मुद्दों पर, कई सारे मुद्दों पर एक दूसरे पे छींटाकशी की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मानसून कैसा रहेगा, आलू प्याज और बाकी सब चीज़ें गरीब जनता को कैसे मिलें, इस पर कोई ना कोई दीर्घकालीन सर्वदलीय कोई ना कोई नीति बननी चाहिए, उसकी अब आवश्यकता है। चलिए द्विवेदी जी, आपने जो बातें की है काफ़ी अच्छी बातें की है यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर अभिराम सिंह जी जो एक आम इंसान के नुमाइंदे बन के आज इस चर्चा में शामिल है, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि 2 अहम बिंदुओं के ऊपर बात की गई थी अरुण जेटली साहब ने अपने बजट के सेशन में। सबसे पहला, एक इराक में जो युद्ध चल रहा है, जिसके चलते आज 133 रुपये डॉलर प्रति बैरल आपको तेल मिल रहा है। यदि अगर वहाँ पे अगर और संकट गहराता जाता है, जिसका सीधा असर आपके पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर गिरेगा, तेल के भाव आसमान छुएंगे, साफ तौर पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा, भारत में पहली बार इस तरह की विकट परिस्थिति आई है कि मॉनसून जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ, जिसका सीधा असर एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में होगा। और यदि अगर फसलें नहीं होती है प्रॉपर टाइमिंग पे, उसे पानी नहीं मिलता, फसलें बर्बाद होती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये 2 अहम बिंदु है। लगता है ये 2 अहम बिंदु को सरकार सही तरह से निपट पाएगी। एक अंग्रेजी आपने जो बहुत अच्छी बात उठाई है जी, और मैं सुधांशु द्विवेदी जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुंबई में दिल्ली से आए योगायोग से जी, और बाबा कुलकर्णी जी भी जो भारतीय जनता पार्टी से है, और सुधांशु जी कांग्रेस का, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि हर बात पर जब देश का प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र का होता है। बिल्कुल। चुनाव लड़ना है, आप बीजेपी को जिताइए, आप कांग्रेस को जिताइए। बाबा जी से भी मैं यही सुझाव दूंगा कि उनके समय क्या है, ये खजाने का परीक्षा जो है अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस ने परिणाम को प्राप्त किया है। जो टीम बेहतर टीम लेके उतरेगा वो टीम जनता के दिलों को जीतेगी, उसकी विजय है। लेकिन देश के ऊपर बहुत संकट है, इराक वाला ये विषय एक विदेश नीति का है, और आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया है कि इसका जवाब हमारे भारत देश को, विशेष करके नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े होमवर्क करने वाले हैं। इसका जवाब तो लॉन्ग टर्म में हमारे देश के चारों तरफ जी, अभी ये गुजरात का पूरा इलाका, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अन्य ये सारे सागरों में हैं। और कहाँ से तेल का उत्पादन और गैस का उत्पादन
और सारे जिस समय है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जी। हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करके और कम से कम मैराथन रूप से ये चर्चा, अगर ये विषय आपसे कहूँगा कि एक अलग से ये विषय सिर्फ 1 घंटा इस पर बुलाइए, इसके एक्सपर्ट भी को आए। और जब तक आप अपने धरती से, अपने ज़मीन से, गुजरात में मैं टहला हूँ, बहुत से वहाँ पर ऑयल गैस निकल रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। इराक की समस्या का जवाब हम राजनीतिक रूप से नहीं, हम आगे बहुत मैराथन, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सारे लोग मिलकर, बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत अनुभवी हैं, ये लोग मिलकर इसका विकल्प निकट भविष्य में नहीं निकालेंगे तो पूरा देश एक प्रकार से संकट में आ जाएगा। बिल्कुल आएगा और सर, हम बिल्कुल। कर सकते हैं। मेरा हमारे सवाल पास अभिराम सिंह जी, जो आपने कहा अंग्रेजी जी। कि जिस प्रकार से बरसात मौसम, ठीक है, ये मौसम तो कुदरत की देन है, लेकिन जो जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो वृक्ष कट रहे हैं, प्रकृति के साथ बहुत, ये पर्यावरण के नाम पर हमने दूसरी राजनीति की है। ये जितने भी देखिए, आप केरला में देखिए, अभी मैं घूम कर आया, केरला का एक एक खेत में पूरा यानी वहाँ पर झाड़ है, कोकोनट ट्री है, सब झाड़ कटते जा रहे हैं। मैंने चेन्नई में देखा, तमिलनाडु में, वहाँ झाड़ का कहीं ट्रीज का निशान नहीं। कुदरत, नेचर, बरसात, मानसून उससे डिस्टर्ब होता है। गुजरात में जहाँ एक रण था, वो गुजरात में मेरे व्यवसाय से संबंधित है, फिरा हूँ, वहाँ काफ़ी सुधार हुआ है। इस प्रकार से जनता के बीच में, जनता को आगे लेकर, और हम लोग जैसे संकल्प लेकर राजनीति छोड़कर चुनाव के समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इनकी जिम्मेदारी स्थानीय पार्टियों को लेते हुए, विचारों को लेकर मोदी जी और जो सरकार वर्तमान है उनको लोकसभा हो, विधानसभा हो, प्रांतों को जोड़कर जो अपेक्षा माननीय नरेंद्र मोदी ने किया, अगर हम सफल हुए तो हम सारी कठिनाइयों से आगे निपट सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बाबा कुलकर्णी जी ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने बजट अनाउंस किया है, बजट अच्छा भी बजट है, हम ये नहीं कह रहे कि बजट पूरी तरह से खराब है, ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे शायद उस डिपार्टमेंट के लोगों को वो बजट ना गुजरे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनाउंसमेंट करना और उसे इम्प्लीमेंट करना, करेक्ट, दो अलग बात है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद भी मैं एक कदम और आगे जाऊंगा कि उस इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किस हिसाब से किया जाएगा। तो नाउ दिस इज अ बिग चैलेंज। इसकी केस स्टडी और इसका क्या रोड मैप है बीजेपी के पास? जहां तक मैं मोदी जी की बात करता हूं, प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं, उन्होंने गुजरात में जिस तरह से सरकार चलाई है, उनका तजुर्बा, उनका अनुभव, उनका काम करने का तरीका, उनकी निर्णय की क्षमता, ये बजट के आगे लेके जाएगी। बजट में छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर उन्होंने जो अध्ययन किया है, उन्होंने जो तरतूद किए है आर्थिक विषयों के, उसके ऊपर वो काम करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने सुबह उन्होंने जब जेटली जी ने ऐलान कर दिया कि नदियों को जोड़ने का प्रकल्प है, 100 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए उनके ऊपर। अभी थोड़ी सी बहस संसद में हो गई कि 100 करोड़ रुपया, तो खाली उसके लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, यह ऐतिहासिक ये होगा, प्रोजेक्ट होगा। ये हमारे देश की भविष्य की राजनीति, भौगोलिक परिस्थिति, हमारे देश के आम जनता की आर्थिक स्थिति, ये सब इसके निगड़ित है। और ये जो प्रोजेक्ट है नदी जोड़ने का प्रकल्प, ये सबसे अहम प्रकल्प रहेगा। दूसरे 2 प्रकल्प उन्होंने आपके सामने रखे हैं कि जम्मू कश्मीर में चौपदरी हाईवे रोड बनाएंगे, बड़े रास्ते बनाएंगे, रेलगाड़ी लेके जाएंगे, पूर्वांचल में बड़े रास्ते बनाएंगे। ये हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की ओर से बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया। उन्होंने जो ठान ली थी कि जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता आबादी रखे, जम्मू कश्मीर हमारे साथ में रहेगा, पूर्वांचल के सभी प्रांत हमारे साथ में रहेंगे, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी काम करेंगे, इसमें मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन कुलकर्णी साहब, अगर इसी आपकी जो स्टेटमेंट है, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से अगर यहाँ पे रखूँ, तो ऐसा पहली बार हुआ है बजट के अंदर स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट की अगर मैं बात करूं, सुधांशु जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी आम बजट में नॉर्थ ईस्ट बेल्ट से मुतल्लिक जितने सारे हमारे राज्य है या फिर
जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कभी इनका स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन या नाम तक का इसमें नहीं लिया गया बजट में। खास करके यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हिमाचल और पंजाब, ये तमाम जो छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये तमाम केरला, इन तमाम जगहों पर 28,000 करोड़ रुपयों का यहाँ पे प्रावधान रखा है सर। दिस इज द फर्स्ट टाइम। सुधांशु जी, क्या इसे कांग्रेस एक बेटर नोट पे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? मैंने अभी तक बजट की कॉपी का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया है जी। और जहां तक मेरी नॉलेज है और मेरा अपना अनुभव है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जी। पहले से ही नॉर्थ ईस्ट के लिए 10% बजट का एलोकेशन किए हुए जी। है। जो टोटल हमारा बजट है पूरे देश का, जी। उसमें से 10% ईयर मार्क है नॉर्थ ईस्ट के लिए। जी। और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों ने तो वाकई बहुत अच्छी प्रगति की है जी। और वो इसके लिए काबिल तारीफ है उनकी। जी। पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस सरकार ने जो अच्छा किया है वो 6 महीने में प्रतिबिंबित हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। 65 साल की आज़ादी के बाद मोदी जी को ये जो नई सरकार मिली है तो उन्हें बुनियादी ढांचा इतना सुदृढ़ मिला है कि हमारे साउथ एशिया में और किसी कंट्री के पास नहीं है वो। ये भी नहीं भूलना चाहिए बीजेपी को। दूसरी बात यह है कि पंडित नेहरू ने जो पीएसयू का जो मॉडल बनाया था, चाहे वो भाखड़ा की संरचना की हो, चाहे भाभा एटॉमिक सेंटर की संरचना की हो, उसके बाद इंदिरा जी ने काफी चीजों को आगे बढ़ाया। उसके बाद राजीव जी ने तो कंप्यूटर लेके आए तो सब लोगों ने उस समय विरोध किया था। टेलीकॉम को भी उन्होंने ही लेके आए। पर अब जो सब चीजें हैं, हम किसी चीज का कोई विरोध नहीं कर रहे। देश हित में जो बात होनी चाहिए, आम जनता का जीवन स्तर अगर भाजपा वाले उठाना चाहते हैं तो हमारा पूरा रचनात्मक सहयोग रहेगा। मुद्दा ये है कि भाई अब चुनाव हो चुके हैं, अब आपको देश की सेवा करने से, जनता की सेवा करने से कहीं कोई नहीं रोक रहा है। और जो रोक रहा है तो उसका अपना वो हो सकता है। पर आप भी कहीं ना कहीं इतने बहुमत से अपने आप आए हैं तो कुछ ना कुछ वो अच्छा करिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका है। अब आपको काम करना होगा। आपने जनता को सपने दिखाए हैं और सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। और रही बात बुलेट ट्रेन की और सब चीज़ों की, मैं खुद रेलवे की कमेटी का सदस्य रहा हूं और मुझे पता है कि ट्रैक की संरचना कैसे होती है, जमीन का अधिग्रहण कैसे किया जाता है, कैसे कैसे मुद्दे हैं। और रही बात बम्बई और अहमदाबाद वाले उसकी, ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने घोषणा की है। चलिए आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ सुधांशु जी। अभिराम सिंह जी, 100 करोड़ का प्रावधान रखा है बुलेट ट्रेन के लिए, 100 करोड़ का। नहीं 100 करोड़ नहीं जी, ये मान के चलिए कि अगर एक प्रोजेक्ट रखा है या बुलेट ट्रेन के लिए एक अलग से अगर निधि दिखाई है, या मैं रेलवे के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन की बात की गई है हम लोगों ने। और मेरा सवाल ये है कि आम जनता को यदि अगर अत्याधुनिक सुविधाएं अगर दे रही है सरकार, तो मेरा एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मैं मेट्रो का एग्जाम्पल दूंगा। मुंबई में अगर मेट्रो का अगर शुरुआत हो चुकी है, इस मेट्रो की जो लागत थी, इसे जो बनना था, ये 2300 करोड़ में बनना था, लेकिन ऑन रोड आते आते 8 साल लगे, 4300 करोड़ हो गए। और क्या हम बुलेट ट्रेन हाई स्पीड या हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको देंगे, क्या वो गिवन टर्म्स कंडीशंस पे वो पूरा करेगा, या फिर उसमें भी एक्सटेंशन होगा, हमें लागत से 10 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और ये पैसा जनता अपनी जेब से देगी। आपका पैसा जाता है, मेरा पैसा जाता है और जनता का पैसा जाता है सर। अभी मैं आपको इसका ये बता दूं, स्पष्ट कर दूं, अभी मेट्रो जो आपके पीछे बरसोवा से लेकर और घाटकोपर तक ये मेट्रो, ये अंबानी ग्रुप ने पूरा बनाया। जो सरकार की तरफ से डिक्लेरेशन रहता है, सरकार का बाधाएं हटाना, सरकार का उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग और उसमें जो खर्च होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक डिटेल अलग है। लेकिन ये पूरा लागत अनिल अंबानी ये पूरा लगाकर बनाए। उसका जो कलेक्शन है, फेयर कलेक्शन, वो कर रहे हैं। इसका ये विवरण है। इसको मैं बता दूं, सरकार को टोटल लगाकर बनाना होता तो ये तैयार ही नहीं होता। वैसे ही जो एफडीआई, डायरेक्ट फॉरेन जो फंड है, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, एफडीआई जो है, उसके माध्यम से
या अन्य योजनाएं हैं जो 100 करोड़ हो या 200 1000 फिगर करोड़ करे, जी। आप सुनिए, वो उससे आप वो लागत तो आप बोल रहे हैं एक अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक सरकार उतने में कुछ नहीं कर पाएगी। 100 करोड़ 200 300 करोड़ का लोगों का भ्रष्टाचार आ रहा है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर या उस संबंधित प्लानिंग की दृष्टि से होता है, उसके लिए डायरेक्ट इशारा किया है एफडीआई, माने वो डायरेक्ट जो जैसे आपने एक और बताया सुरक्षा के जो शस्त्र विपन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, उसमें शेयर उनका बना के उनका फंड आए, यहाँ रोजगार मिले। मैं जनता की तरफ उससे मेरी निगाह है कि अगर वो फैक्ट्री शुरू होती है तो सुरक्षा विभाग के जो शस्त्र अस्त्र हैं हमारे इंडिया में बने, हम उनसे जो पार्ट्स हैं सब लाते हैं, जहां से लाना हो बने, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मान लिया 49% उनका है, उसका लागत उनका फायदा, मैं बिजनेसमैन हूँ, वो फायदा लेके जाए, और जो हमारा शेयर है बिना लागत का शेयर या कैसा वो उसका फायदा हो, उसके साथ जनता को रोजगार मिले, और उस पैसे से जैसे टिकटिंग या वो है उसमें उनका शेयर। इसलिए ये योजनाएं जिस तरफ इशारा किया, बड़े अच्छा इशारा किया, इसलिए ये योजनाएं सफल होगी अगर सफल करने का इनका गुड गवर्नेंस और विश्वास है। सर गवर्नेंस तो अभी जनता देखेगी, 45 दिन की सरकार है, टू यंग टू से और बहुत टू अर्ली टू से, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस तो जरूर देना चाहिए, ये मैं भी बिलीव करता हूँ, क्योंकि आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बाबा कुलकर्णी साहब, ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है, यदि अगर हम एफडीआई लाने की बात कर रहे हैं, चलिए आपकी सरकार ने एफडीआई का अगर स्वागत किया है, बेशक कुछ तो रीजंस हो गए, लेकिन एफडीआई लाने से पहले यदि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती है कि काले धन की वो बात कर रही है कि वो काला धन लेके आएगी, यदि अगर हम ये काला धन लाने के बाद एफडीआई को अनाउंस करते तो बेहतर नहीं होता, क्योंकि यदि मान के चलिए इसी काले धन को फॉरेन एग्जांपल में बात कर रहा हूं यहाँ पे बाबा कुलकर्णी साहब, नॉट ऑन रिकॉर्ड, कि इसी काले पैसे को अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में लाया जाता तो ये काला पैसा फिर सफेद बन जाएगा। तो इसके ऊपर किस तरह से मॉनिटरिंग होगी सर? नहीं, काला धन लाने की हमारी प्रतिज्ञा है, बिल्कुल है। इस देश का जो पैसा है वो विदेशी बैंकों में जो जमा किया गया है जी, वो इस देश के काम ही में आना चाहिए जी, ये उसके लिए मोदी जी प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी आडवाणी जी ने भी कहा था जी कि काला धन के बारे में कांग्रेस सरकार ने सोचना चाहिए, उन्होंने कुछ किया नहीं जी। वापस वही सवाल बार बार आते हैं। सुधांशु जी मेरे को थोड़ा ब्लेम करेंगे लेकिन उससे हमने मैं छूट नहीं सकता उससे। आपने एक जो शासनकता निर्माण की थी कि यह सब प्रोजेक्ट ये सरकार पूरी करेगी, पूरा करेगी, ऐसा आपके विश्वास, थोड़ा आपका अविश्वास व्यक्त हो रहा था आपके बोलने में। मैं आपको याद दिला दूं, अविश्वास की बात नहीं है बाबा साहब, थोड़ा मैं बता रहा हूं, अविश्वास की बात है, अविश्वास की बात नहीं, मैं यहाँ पे जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ये बजट वापस प्रश्न करते हैं 60,000 करोड़ का था, उसके बाद में 10 साल के 10% बढ़ जाएगा, उसमें टक्का शेयर वो और शेयर किसके पास चला जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी याद दिला दूं, जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी, हमने बॉम्बे पुणे रोड का जब चौपदरी किया था, उसके नितिन गडकरी जी थे, अभिराम जी भी उस सरकार में थे, और मेरे ख्याल से वो समय के पहले वो योजना परिपूर्ण हो गई और वो अच्छी योजना आज भी कार्यान्वित हो गई। पूरा होगा वैसा ही चौपदरी तो फिर मैं ये मानूं कि यदि अगर आपकी सरकार थी 10 साल पहले और यहां पर अगर सुधांशु जी मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर ये इस कॉन्फिडेंस के साथ में, इस कमिटमेंट के साथ में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी जब सरकार थी, महाराष्ट्र राज्य की बात कर रहा हूं, देश की नहीं, उस वक्त गिवन टाइम पे उनके कमिटमेंट्स पूरे हुए थे, लेकिन व्हाट अबाउट वर्ली सी लिंक? आपका वो प्रोजेक्ट लगभग 500 करोड़ में तय हुआ था, जो लगभग 1436 करोड़ तक का पहुंचा है सर। आपका मेट्रो प्रोजेक्ट 3300 से लेकर 4300 करोड़ तक का पहुंचता है। तो आपकी सरकार में ऐसा क्या कुछ है कि कोई भी प्रोजेक्ट ऑन गिवन टाइम पूरा नहीं हो पाता है सर? जी सुधांशु जी। मैं खुद 2 रोड प्रोजेक्ट में और एक रेलवे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहा हूं। देखिए, बुनियादी ढांचे में जो 20% लागत आती है वो डीजल की आती है। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि इराक के क्राइसिस से आज डॉलर का रेट क्या है और बैरल का रेट क्या है, और आने वाले समय में अगर ये क्राइसिस और बढ़ा तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। हम ईरान से क्यों नहीं ले सकते तेल?
ईरान तो हमसे डॉलर नहीं मांगता है, जी ईरान तो हमसे सिर्फ खाद्य वस्तुएं और बाकी सब चीज़ें, तो हमें कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल नंबर 1 देश हित में, मैं यहाँ पार्टी हित और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी दूसरी बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो बेसिक जो रॉ मटेरियल है, जी। जो पूरी की पूरी राज्यों की माइनिंग पॉलिसी है, मैं बुंदेलखंड से हूँ जी और मेरे बुंदेलखंड में पिछले कितने सालों से कैसे कैसे माइनिंग का क्या शोषण हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सरकार के एक्सचेकर में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी एक बुनियादी विषय है। जी रेलवे का ट्रैक बनाने के लिए हमें 65 mm से लेकर के 40 mm और 30 mm और डस्ट भी लगती है, पूरा का पूरा पहाड़ के क्रश करके सब मटेरियल निकलता है। तो कोई भी ढांचा तैयार करने से पहले सरकारों को रॉ मटेरियल पे और फ्यूल पर ध्यान देना चाहिए। तो कॉस्ट प्रोजेक्ट की बनती है डीपीआर 5 साल पहले बन के तैयार होती है 500 करोड़ की। डीजल का भाव होता है 40 रुपए लीटर, वो बढ़ के सीधे 45 हो जाता है और आज की तारीख में वो 65 रुपए और 62 रुपए देश में चल रहा है। तो आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत रखता हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर वक्त सरीका नहीं होता, वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी। अंग्रेजी में ये बात से सहमत जी हूं। जी मैं ये बात से सहमत हूं। जब कोई सरकार प्रोजेक्ट तैयार करती है जी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रिपोर्ट में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसकी लागत के बारे में, उसके समय के बारे में पूरा गोशवार उसमें मौजूद हो, बिल्कुल ये करना पड़ता है जी कि इसमें कितना पैसा खर्चेगा। ये एक प्रोजेक्ट अगर आप अभी भांडरा के खेरवाड़ी का ब्रिज देखिए, बिल्कुल जो खेरवाड़ी का ब्रिज है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो समय के पहले बन गया। बिल्कुल जिस तरह से निर्णय क्षमता होनी चाहिए, निर्णय प्रक्रिया जैसे फास्ट होनी चाहिए और काम करने वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम करे, तो खेरवाड़ी का ब्रिज अगर तैयार हो सकता है तो बाकी के कामकाज क्यों नहीं सकते। आज के पेपर में एक न्यूज है कि कांग्रेस सरकार में लगभग 600 प्रकल्प, गए 10 साल में 600-700 प्रकल्प, 900 प्रकल्प उन्होंने जाहिर किए, उसमें खाली एक प्रकल्प खाली बन गया, 3 प्रकल्प खाली पूर्तता के लाइन पे है, बाकी सब कोलैप्स हो गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारी आर्थिक स्थिति, निर्णय प्रक्रिया में विलंबता, निर्णय क्षमता की अभाव था और इसके लिए ये इस देश में ये अभाव निर्माण हो गया। बजट वाले बोल सुधांशु जी क्या उत्तर देंगे आप? ये कुलकर्णी साहब मोदी जी ने जो बजट में निर्णय लिए हैं, आज के बजट के बारे में बोल रहा हूँ कि जो बजट पर रही है, मोदी जी ने जो आज के बजट में निर्णय दिए, जो भी योजनाओं को मंजूरी दी है, जो भी योजनाओं का ऐलान किया है, कि मुझे विश्वास है कि गुजरात में जैसा गुड गवर्नेंस चाहती है, जनता चाहती है, तुम दोनों जन को राइट, जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है, अच्छे दिन आ रहे हैं। ऐसा है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं गुजरात भी गया हूँ और कुलकर्णी दोनों को पकड़ने के लिए जनता का प्रतिनिधि स्ट्रांग बैठा है। जी सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, अपनी बातों को कहें। चाहता हूं कि गुजरात का जो ढांचा है जो है वो मीडिया ने बहुत ज्यादा दिखाया है पॉजिटिव। दूसरी बात रही उसकी कि मैं गुजरात खुद जाता हूं, मेरे क्षेत्र से, मेरे उत्तर प्रदेश से और जब जगह से बहुत सारे मजदूर हैं, सारी की सारी चीजें हैं। पर रही बात गुजरात मेट्रो की, उसकी स्थिति मैं कुलकर्णी जी से जानना चाहूंगा कि कब कितने साल पहले आपके मुख्यमंत्री जी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, चलिए मेरे ख्याल से नहीं मैं यहाँ पे चलिए मेरे ख्याल से मैं आपके सामने ऐसा विषय, मेरे ख्याल से इस बजट में बिल्कुल नहीं मैं बदलने नहीं दूंगा सर, मैं पूरी तरह पकड़ के रखूंगा इसको, नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, मैं अभिराम सिंह जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आम इंसान का नेतृत्व आप करते हो, आम इंसान क्या चाहता है सरकार से? वो चाहता है कि जब मैं घर से निकलूं या मेरे परिवार का कोई सदस्य निकले बाजार में तो उसे जो कीमत, कम कीमत पे कम से कम उसे अनाज तो मिले, ताकि कम से कम 3 वक्त की सुकून से रोटी तो खाए। बाकी आप लग्जरी आइटम्स में मांगता उतनी आप टैक्सेस बढ़ाइए, लेकिन खाद्य पदार्थ में वो चाहता है कि कम से कम कीमतें कम हो। वो नहीं जानता इस देश की राजनीति को, वो आम इंसान नहीं जानता इस बजट को, इस बजट के क्या मायने हैं। मैं ये बाबा कुलकर्णी और सुधांशु जी से, दोनों जन से ये इनकी निगाह में ये डालना चाहता हूँ। आज बजट में आया हुआ महंगाई का कि कैसे महंगाई कम होगी, तो महंगाई कम करने के लिए 100% हर वस्तु पर महंगाई आप कम नहीं कर सकते, ये सत्य है। जिस प्रकार अंग्रेजी ने प्रश्न उठाया जब ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, कुछ ऐसे 5 वस्तुओं का कीमत 5 वर्ष तक स्थिर रखा था। मैं केंद्र सरकार से
नरेंद्र मोदी जी से और माने ये राइट और लेफ्ट कांग्रेस की तरफ से, ये माने बीजेपी और नेता और कांग्रेस के नेता से कहूंगा कि जिस प्रकार लाइफ सेविंग ड्रग्स रहते हैं उसकी कीमत पर कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही माने 5 वस्तु जैसे तुअर की दाल, रोटी, चावल, ये कुछ ऐसे ही 3 तो ये हो गए, ये तेल हो गया, ठीक है, ये बजट से तेल कंट्रोल में नहीं आएगा। ये 5 वस्तुओं को 5 वर्ष तक, इसके बाद आप जिस भाव का क्या है वो अलग विषय है। मैं यानी बासमती राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, बासमती चावल की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम फर्स्ट क्लास पीसी गेहूं की बात नहीं कर रहा हूं। एक मध्यम वर्गीय जो बिल्डिंग में रहते हैं, अभिराम भी रहता है, मैं बासमती या बहुत बड़ा राइस खाने की क्षमता नहीं रखता। इस प्रकार से जनता की अपेक्षा है दूसरे महिलाओं के ऊपर, जो माने सुरक्षा की दृष्टि। मैं देखिए, मैं सेल्फ डिफेंस महिलाओं को, मैं इतना सा माने जब एमएलए नहीं हूँ, फिर भी अपनी वास्तु जो बनाया हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे महिलाओं को सिखाता हूँ। जिम है, 500 लोग आते हैं, उनसे ये करता हूँ, रोज लोगों से टच में रहता हूँ। तो इसलिए दोनों नेता ये सेलेक्ट करें, एक तो महिलाओं की सुरक्षा, एजुकेशन संबंधित, अरे 9 लाख रुपया मेडिकल का फी लगता है यही नई मुंबई में। एजुकेशन 9 लाख बहुत कम नहीं, मेरे ख्याल से आप अगर कह रहे हैं बीइंग एन एक्स एमएलए 9 लाख, तो अगर एक आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 25 से 50 लाख, एक बरस का। और इस प्रकार से जब तक गरीब लड़का नहीं जाएगा डॉक्टर होके, आपके गांव में डॉक्टर मिलेंगे नहीं एमबीबीएस। चलिए, मेरा एक बहुत अहम सवाल है सरकार से, तो ये बजट बनाया सर, मेरा बड़ा अहम सवाल है कंट्रोल, और किस प्रकार से 5 वर्ष तक, और दवा, महिला सुरक्षा, इसकी सफलता बजट में जो है आप सब लोग मिलकर ये कैसे देंगे, जवाब देंगे, जनता का ये प्रश्न है। दोनों जन से मैं इसका जवाब चाहता हूं। चलिए, आपने तो जवाब दागा है, लेकिन यहाँ पे सीधा जवाब मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा बाबा कुलकर्णी जी से, कि कहने के लिए हमारा ये जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। करेक्ट। किसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, मेहनत करता है, जमीन का सीना फाड़ता है, अनाज उगाता है, आपके लिए, हमारे लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। ऐसे में उसका उगाया हुआ जो भी जमीन से अनाज है, टॉप क्वालिटी के अनाज हम विदेशों में इंपोर्ट करते हैं। बी या सी ग्रेड का जो फूड होता है ये हम लोग यहाँ पे ऑब्जॉर्व करते हैं। तो नहीं लगता कि हमारे देश में पहले तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है कम से कम हम उतना तो स्टोरेज करें, अगर उससे ज्यादा अगर एक्सेस अगर पैदावार होती है तो इंपोर्ट किया जाए। तो ये फूड ट्रीटी में जो एक्सट्रेडिशन हमारे दूसरे मुल्कों के साथ में लेन देन जो है, क्या इसके अंदर कोई फेर विचार किया जा सकता है? यानी हम भले भूखे रहे, लेकिन क्योंकि हमारी कमिटमेंट है हमको उनको देना है। नहीं, एक्सपोर्ट का विषय बाद में 5 फिक्स करें ना। यहाँ पे बाबा कुलकर्णी जी क्या जवाब होगा इसके लिए आपके? सर, आज मैं सुबह ही आपको बताया था जी, आज सुबह में 11 टीवी आज सुबह ही था 9 बजे जी, तो मैंने बताया था कि किसानों के बारे में सरकार का बजट में किसानों के लिए बहुत अच्छा तरतूत होगी जी, और मुझे कहने में गर्व होता है जी कि मेरे शब्द सही निकले। जी, मेरे नेताओं ने कृषि किसानों के लिए जी बजट में अच्छी तरतूत की है। जी। आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में 3-4% से लोन कभी किसानों को दिया नहीं गया। जी, इस बजट में बताया गया कि 4% से भी कम 7% बोला नहीं, 4% है जी, 4% है मेरे ख्याल से, 4-5% जरा है। देख लेना 7% और बात दूसरी है कि सिंचाई के लिए 1000 करोड़ रुपए हमने उसमें रखे हैं। 1000 रुपए की तरतूत की है। किसानों के लिए कृषि विद्यापीठों, नए कृषि विद्यापीठ खोलेंगे, किसान का एक अलग चैनल खुलेगा किसानों के लिए, जो किसान की मतलब पूरी खेती की जानकारी रहेगी, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगा। ये सब किसानों के लिए कि मेरे देश का किसान 12-12, 15-15 घंटा मेहनत करता है, इस देश के लिए अनाज उगता है, और उसका जो अनाज बनता है उसके लिए रखने के लिए वेयर हाउस की भी अपनी योजना बनाई है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, बता दो, 1 मिनट। ये बात तो मैं सुधांशु जी के लिए कहूंगा कि मेरे ख्याल से आज हमारे देश के अनाज की स्थिति ऐसी है कि 2 साल तक अकाल गिरेगा तो भी हमारे लोग भूखे नहीं सोएंगे। चलिए सुधांशु जी, यहाँ पर
किसानों की बात की है, किसानों के हित की बात की है बजट में, जिस प्रकार से बाबा कुलकर्णी साहब कह रहे हैं यहाँ पर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, क्या खामियां रह गई थी पिछले 10 साल में कि इस तरह की योजनाएं यूपीए सरकार ना ला पाई? क्या इस बात का गिला है या शिकवा है? यूपीए सरकार ने किसानों के लिए बहुत बड़े काम किए हैं, किसानों के कर्जे माफ किए हैं। हम लोग बुंदेलखंड की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े थे, 7,500 करोड़ का हमारा बजट आया। हमारी 4 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, जहां से मैं आता हूं, और 6 लोकसभा सीटें हमारी मध्य प्रदेश में हैं। और वहां की सरकारों ने उस फंड का क्या यूटिलाइजेशन किया, हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार उनकी जांच करवाए और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। रही बात किसानों की, सबसे बड़ा देश का किसान आत्महत्या करता है, चाहे वो विदर्भ में करे चाहे किसी भी पार्ट में करे। तो मैं खुद किसान परिवार से हूँ। सारे देश की किसानों की समस्याएं एक अलग तरह की हैं, क्योंकि किसान जो है वो भारतीयता का प्रतीक है और किसान इतना संघर्ष कर रहा है, चाहे वो कश्मीर कन्याकुमारी का किसान हो चाहे केरल का किसान हो। और जब फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियां, इसमें पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए, इसमें सर्वदलीय कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, भाई किसान और जवान, उसी से देश चलता है। लेकिन सर, मुझे आज भी याद है कि खुद राहुल गांधी युवराज जो कांग्रेस खेमे से है, इन्होंने ये कहा था, जहाँ तक महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों की बात की जाए या पूरे हिंदुस्तान की, तो मुझे बड़े दुख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि किसी विश्व युद्ध में भी इतने लोग नहीं मरते जितने कि हमारे देश में किसान आत्महत्या करते। ये ग्रास रूट रियलिटी है सर। ये तो सही है। तो नहीं, उन्होंने सर इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, किस संदर्भ में नहीं कहा था? राहुल गांधी ने ये कहा नहीं, था मेरे कि सेंटर से 100 रुपया आते हैं सर। मैं वो स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेंटर से हम 100 रुपया बेचते हैं जी, रिलीफ के लिए किसान को मिले, लेकिन आखिरकार सेंटर से निकलकर उस किसान के हाथ में महज 5 रुपए जाते हैं सर। 95 रुपयों का भ्रष्टाचार होता है, ये खुद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कहा है। और राजीव गांधी 15% एक मिनट अभिराम सिंह जी, मैं आपसे जवाब दूंगा। सुधांशु जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप। मैं उनके मर्म को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कई स्थितियां देखी हैं, बुंदेलखंड का कई बार भ्रमण किया है, 5 रुपए के चेक देखे हैं, 8 रुपए के चेक देखे हैं, 10 रुपए के चेक देखे हैं, क्योंकि पिछले 25 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। उन्होंने उस बात को बुंदेलखंड के संदर्भ में स्वीकार किया था, और उनकी जो दृष्टि है, जो सब चीजें हैं, लोग कोई भी कहें, कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है, लोकतंत्र है। नहीं, मैं ये आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास में इसका एविडेंस है। लेकिन बाबा कुलकर्णी साहब, सर मेरे हाथ में एक पेपर है जी, बहुत विदीर्ण अवस्था किसानों की है जी। गारपीट जब हो गई महाराष्ट्र में जी, उसके बाद में बीड़ में 17 किसानों ने आत्महत्या की, उस्मानाबाद में 15 लोगों ने की, 15 किसानों ने की, नांदेड़ में 15 किसानों ने की, औरंगाबाद में 12 किसानों ने की, हिंगोली में 11 किसानों ने की, लातूर में 11 किसानों ने की, परभणी में 9 किसानों ने की, जालना में 2 किसानों की। उसके बाद में भी सिलसिला जारी है। मुझे कहने के लिए ये विषय बार बार में उठाना पड़ता है कि इस राज्य की सरकार ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने गारपीट ग्रस्त किसानों के झूठे पंचनामे किए, झूठे पंचनामे। उसके बाद जब मुंडे साहब ने आवाज उठाई, राजनाथ सिंह खुद आए थे यहाँ, जब उसके बारे में तहकीकात शुरू हो गई, अभी तक किसानों को न्याय मिला नहीं। बजट पर रहो, मैं बताता हूं बजट के ऊपर। और इस बजट में जो है किसानों को हमने प्राधान्य दिया है, इस बजट में हमने किसानों को प्राधान्य दिया है, किसानों को न्याय मिले, किसानों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सुविधा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो, ये हमने किया है। अभिराम सिंह जी, कोई तो सरकार ऐसी आवे, या हम सरकार जिसे फ्रेम करते हैं कि हमारे नज़र में 543 लोग ही सरकार है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई एक तो इनिशिएटिव ले कि बॉस हर घर में कोई भूखा नहीं सोएगा, अनाज के दाम कम हो जाएंगे, आप जितना भी कमाओगे कम से कम आपका परिवार सुकून से खा तो सकेगा। इतनी तो लायबिलिटी तो बनती है सर सरकार नहीं, और ये कमिटमेंट देगा कौन सर? हाँ नहीं, इसी पर तो मैंने ये दोनों जन ने वो प्रश्न को छुआ ही नहीं। कोई ऐसी 5 वस्तु का, जैसे आपके हिसाब से वो 5 वस्तु कौन सी होनी चाहिए? वो कोई जैसे चावल है, गेहूं, चावल, दाल, तेल, और उसका और मिक्स 2, 3, 4। कांग्रेस ने 2 रुपए किलो चावल तो किया 5 नहीं, उसमें गरीबी रेखा के नीचे का 2 रुपए के हिसाब से व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, वो मिलता है उसमें बात, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। और उसमें क्या है, जैसे गांव खेड़े में लोगों को मिलता नहीं है,
जो भ्रष्टाचार हो जा रहा है पंचायती स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, ये नेता लोग निचले स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक जाकर उनके साथ न्याय नहीं करते, वहां दलालों का खेड़ा, वो बेचारा भी उनकी 2 रुपए उनका गेहूं भी नहीं जाने पाता, उनके नाम पर ले लेते हैं। इस पर नियंत्रण करना, 5 कोई वस्तु और लाइफ सेविंग ड्रग, ये सब ये करके एक दूसरे की आलोचना करके ये करें। इस समय मोदी सरकार है, 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, और विरोधी पक्ष करके कांग्रेस, वो 44 की संख्या में मत जाओ, बीजेपी 2 संख्या थी तो भी विरोधी ने किया, तो आपके पास 44 है। ये जनता सबको देखती है, और अब मौका करने पर जैसे 2 का इतना हुआ, वैसे 44 का अगर गलत काम होगा, मोदी सरकार सफल नहीं हुई, तो हम जनता की तरफ से कह रहे हैं कि अब वो मतदाता जो है कमिटेड मतदाता नहीं रह गया। काम करने की दृष्टि से, परिणाम देने की दृष्टि से, युवा, महिला समस्याओं के नाम पर सरकार बनाती है, सरकार बिगाड़ती है, इसलिए सरकार गिराती है। इसलिए आप ये सब योजना 5 वास्तु कैसे ये बजट के माध्यम से, और जो नहीं है कैसे दोनों लोग निगाह दौड़ाकर ये करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। चलिए सुधांशु जी, इस बजट से आप खुश हैं कि ना खुश हैं? देखिए, बजट का जो एनालिसिस है वो तुरंत तो नहीं किया जा सकता है। देखिए, अच्छा मानसून रहेगा तो स्वाभाविक तौर है, और इराक जैसी घटनाएं अगर कंट्रोल में आएंगी तो काफ़ी कुछ बजट देश हित में कामयाब होना चाहिए। बट रही बात उसकी 44 की संख्या की और उस संदर्भ की मैं बात कर दूं, नहीं, तो हमें भी 11 करोड़ चलिए उसमें नहीं जाते सर, उसमें नहीं जाते सर। ये भी बताया 18 करोड़ या बीजेपी का 2 आया था, आपका 44 आया है। आप दोनों जन मिलकर काम करिए। मैं अच्छे काम की देखिए, हम यहाँ पे 44 से और 2 की ये बात नहीं जनता करूंगा का 5 वास्तु कैसे मेरा यहाँ पर सीधा सवाल है बाबा कुलकर्णी जी आपसे, कि आप मुझे बताइए, देश का 30% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल। इस बजट में मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दी गई है। व्हाट अबाउट दिस 30% बीपीएल पीपल? है लेकिन इनके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपनी बजट में दिखाई है, प्रावधान रखे, कई सारी योजनाओं को बड़ी बड़ी फंडिंग्स दी है आपने, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या, मेरा वही सवाल है कि क्या इंप्लीमेंटेशन की जो सीरियसनेस होती है ग्रासरूट लेवल पे, क्या फिर उस इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? 1000%। मुझे अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है, 1000% मैं बोल रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस है, नहीं, 1000% ये ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे आपका। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पत्र में लिखा था रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा और सुविधा। आज के बजट में ये 5 बिंदु के ऊपर हमने काम किया है। अभी पूरा नहीं हुआ है, सुरक्षा और सुरक्षा पूरा नहीं हुआ है, ये घोषणा है। जब अटल जी की सरकार थी तो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, अटल जी की सरकार थी तो वो कश्मीर पे इंसर्जेंसी हुई, जो भी हुआ सबको पता है। लेकिन बात मुद्दे की पे आइए ना, आप बजट की बात से लेकर के सर जी, बाबा कुलकर्णी कहीं भी आक्रमण करते हैं, नहीं आक्रमण नहीं सर, मैंने यहाँ पे बाबा जी आम जनता के लिए नहीं, कुलकर्णी जी आप आम जनता की बात करें, मैं आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि बजट पेश किया गया, ये इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, इसे इंप्लीमेंट करना 4-6 महीने, साल भर के बाद इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। अब आप अगर 6 महीने या साल भर के लिए अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए इसे इंप्लीमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है थ्रू एफडीआई, यदि आपके पास में अगर इन्वेस्टमेंट आती है जिस हिसाब से जो डिजाइन किया गया है, जो रोड मैप बनाया गया है इस बजट का, तो फिर ये तमाम चीजें जो आपने कमिट की अपने बजट में उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Am I right? बिल्कुल सही है। So now we are absolutely depend upon the investment. मेरा प्रश्न है अब यहां पर एक मिनट, अब इन्फ्लेशन से सिर्फ भारत ही आहत नहीं है, पूरे विश्व में इन्फ्लेशन ने एक सुनामी की जैसे दस्तक दी है, और ऐसे सिचुएशन में, टाइट सिचुएशन में, क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द इन्वेस्टर्स है, क्या वो हो पाएगी पूरी? सर नहीं सर, देखिए वापस वही मुद्दा है सुधांशु जी, वापस वही मेरे को मुद्दा दोहराना लगता है। विदेशी निवेशकों को इस देश में ये पैसा लगाना, निधि लगाना
इंडस्ट्री खड़ी करना, जी इसके लिए बुलाना पड़ेगा अपने को, जी। उनको आश्वस्त करना पड़ेगा जी। कि आइए इस देश में आपका धन लगाइए, जी। आप अपनी इंडस्ट्री खड़े कीजिए। लेकिन धन लगाने के बाद में सवाल ये है कि ऑन व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस आप उसको धन लगाने की अनुमति दे रहे हैं? टर्म्स एंड कंडीशन भारत सरकार की होगी, जी। भारत जनता की हित की होगी, जी जी भारत जनता की हित की होगी, भारतीय जनता की हित की होगी। जी टर्म्स एंड कंडीशन हम तय करेंगे, जी। आपको आपका पैसे का मुनाफा मिलेगा, जी। ये आश्वासन हमको देना पड़ेगा। जी। इसके पहले क्यों नहीं आती थी, इसके बारे में संशोधन होना चाहिए, जी। इसके बारे में कांग्रेसियों ने आत्मचिंतन करना चाहिए। जी क्या सुधांशु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं चाहूंगा प्लीज आप अपनी बातों को रखें यहाँ पर। देखिए, बजट जो आया है उसकी प्रति मुझे कल मिल जाएगी, तो मैं उसका अध्ययन करके कहीं ना कहीं कुलकर्णी साहब को और जो मेरे बराबर में मेरे बड़े भाई कॉलीग बैठे हुए हैं उनको मैं अवगत करवा दूंगा। अभिराम सिंह जी को मैं अवगत कराऊंगा। और रही बात उसकी, जो मैंने पहले ही कहा कि हम सबको मिल करके, अब चुनाव खत्म हो गया है, शायद अक्टूबर के महीने में 3-4 राज्यों के चुनाव हैं, वो बजट की अग्नि परीक्षा हो जाएगी। जो जनता का फैसला है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो जनता तय करेगी। हमारी शुभकामनाएं, भगवान देश को अच्छा मानसून दे, हर चीज अच्छी दे। और उसके बावजूद राजा का जो वो हो गया है, राजा जो देश का होता है, अब उसके लिए हर कोई बराबर है, उसको अपने किसी उससे दूसरे आईने से किसी को नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र में सब पार्टियां मिलकर के राष्ट्र हित में काम करें, यही मेरा मुद्दा है। मेरी बजट के लिए सबको शुभकामनाएं। मेरा एक प्रश्न बाबा कुलकर्णी से है, प्लीज क्योंकि एक पूछिए आपके माध्यम से प्लीज पूछिए कि इतने साल तक 60 वर्ष तक बोले कांग्रेस उनका पक्ष रहा, 6 वर्ष पिछली बार बीजेपी अटल जी के नेतृत्व में रहा। अब जिस ढंग से एक मोदी सुनामी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोदी सुनामी से आने के बाद जिस प्रकार बाबा कुलकर्णी की बातों में कहीं अहंकार मुझे दिख रहा है, क्षमा करें अभिराम जी, क्षमा करें, मुझे जवाब पूरा बिल्कुल अहंकार नहीं। कुलकर्णी साहब सुन लीजिए, ये शब्द में सुनना नहीं चाहता। अभिराम जी आप मेरे से प्रश्न सुन लो तब जवाब दो। नहीं अहंकार नहीं, अहंकार शब्द वापस लीजिए। अहंकार नहीं, मुझे कोई 1% अहंकार नहीं है, मुझे विश्वास है मोदी जी के ऊपर, मुझे गर्व है। नहीं इसका मतलब अहंकार है। नहीं पीछे नहीं, अहंकार नहीं, सुन नहीं मैं अहंकार नहीं, अहंकार शब्द पीछे लीजिए। मैं आपकी बिल्कुल सम्मानित करता हूँ आपको, मैं आपको सम्मानित करता हूँ। अहंकार नहीं, मैं मेरे पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं मेरे पार्टी के नेताओं के बारे में गर्व से बात करना चाहता हूँ, उसमें अहंकार की कोई बात नहीं है, अहंकार की बात नहीं है। तो पार्टी के ऊपर मेरे प्रिय पार्टी के नेता मेरी श्रद्धा है, और उनके कार्यक्रम के बारे में, उनके कार्यप्रणाली के बारे में, उनके विश्वास के लिए अहंकार शब्द नहीं है। अभिराम सिंह जी बिल्कुल अहंकार नहीं। चलिए मैं चाहूंगा कि आपका प्रश्न भी पूरा हो, ये उसका जवाब भी दे। मेरे पास वक्त की पाबंदी है। चलिए, आप बड़े भाई है, छोटे भाई को कम से कम नहीं मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं, मुझे विश्वास है कि आने वाला समय में मंत्री लोग जैसे तुम बीच में प्रश्न का कोई कहे और रोक टोक एक दूसरा करे, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। और मैं खुद बीजेपी से रहा हूं और आज जनता का तरफ है एक स्थापना। मैं कहता हूं कि व्यक्ति को जब अहंकार नहीं आना चाहिए, ये अग्नि परीक्षा है। और भ्रष्टाचार के मुझे भी टीम मालूम है, अच्छी टीम है, लेकिन कहीं गुमराह न हो। अगर भ्रष्टाचार नहीं आएगा तो हमें भी पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी एक साफ सच्चे ईमानदार हैं, एक जनता की सेवा करने वाला पागल दीवाना प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। लेकिन जब आप सब लोग ऐसे ही झगड़ा करोगे, किसी को बोलने नहीं दोगे, यदि ईमानदारी से काम करेंगे तो सफलता भले स्लो एंड स्टडी हो सकती है। ये जनता के हित में मैं कहता हूं। चलिए, मेरे पास वक्त की पाबंदी है, ऐसी शुभकामना देता हूं। मेरी वक्त की पाबंदी है, इसके लिए मुझे आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। सुधांशु जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, वक्त की पाबंदी है, इसके लिए एक सेकंड के लिए मैं कहना चाहता था। बोलिए। चलिए, कि सबसे सेवक धर्म कठोरा जी, आपके अंदर जो सेवा का भाव है, हम उसके लिए बधाई देते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। पर तुलसीदास जी ने जो रामायण रामचरितमानस में लिखा है कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, आप जनता की सेवा की बजाय स्वयं की सेवा करवाने लगो। अब ये जनता तय करेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु द्विवेदी जी, आपका शुक्रिया, बाबा कुलकर्णी जी आपका शुक्रिया, और अभिराम सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातों को अच्छी तरीके से आपने रखा इस अहम विषय पर, बजट 2014-15। लेकिन जैसे कि अभिराम सिंह जी ने कहा है कि ये आसान डगर नहीं है, क्योंकि जो आपने कहा है, जनता से जो वादे किए हैं वो भी पूरा करना होगा। ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, और इस परीक्षा में क्या कुछ हाल होता है। बजट तो पेश हुआ, लेकिन इस बजट को इंप्लीमेंट होने में अरसा जरूर लगेगा। 6 महीने, साल भर के बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार इस बजट की सही रूपरेखा क्या थी। फिलहाल इस विशेष में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। your body, baby. Move your body, baby. हम लव के गाने भी कर सकते हैं, हम कवाली भी कर सकते हैं, हम